नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में विजिट किया है, आप लोगों ने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मधुबनी पेंटिंग यानी मधुबनी कला, जो बिहार की लोकप्रिय एक फोक आर्ट है यानी लोकल कला है, यह बोल सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो मधुबनी शब्द जो हम लोग बार बार करके यहाँ पर बोल रहे हैं, मधुबनी का एक्चुअली में अर्थ होता है शहद का जंगल, यानी मधु और बनी से बन, मधु का बन यानी शहद का जंगल। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न हुई एक जो है बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव पेंटिंग है। ये मधुबनी जिले, मुख्य इसका जिला रहा मधुबनी, दरभंगा, ठीक है, उस साइड की जो है पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, मिथिलांचल पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के नाम पे भी जो है मधुबनी को जाना जाता है। ये पेंटिंग ज्यादातर जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि कुछ नेपाल के इलाकों में भी जो है इस पेंटिंग का प्रभाव जो है या फिर फैला हुआ देखने को मिलता है। ज्यादातर हम देख पाते हैं फोक कला के बारे में अगर बात करें तो फोक कला का जो टाइम पीरियड एक्चुअली होता है किसी भी फोक आर्ट का, तो उसका कोई टाइम पीरियड निर्दिष्ट रूप से हम लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो है एक लोकल कला है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती आती है ये सब कलाएं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये स्थानांतरित होती रहती है, इस वजह से इसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मधुबनी पेंटिंग हम लोग टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ये लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व के समय की पेंटिंग है, 8 से 7 सेंचुरी BCE की। ठीक है, हो सकता है ऐसा विद्वानों ने माना है। ऐसा बहुत विद्वान मानते हैं कि ये पेंटिंग की शुरुआत जो है ये रामायण काल में हुई थी, जो उत्तरकांड जो था रामायण का उस काल में हुई थी, जब राजा जनक जो है अपनी पुत्री सीता का विवाह जो है राम के साथ करते हैं और उस टाइम पे जो है वे महिलाओं को माने राम और सीता के विवाह के दृश्य को बनाने के लिए जो है कमीशन देते हैं, पेंटिंग बनाने को कहते हैं। उस टाइम से ही जो है इस कला की शुरुआत मानी जाती है मधुबनी पेंटिंग। विशेष रूप से यह पेंटिंग जो है महिलाओं द्वारा ही बनाई जाती थी और आज भी ज्यादातर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, लेकिन आजकल आधुनिक युग में जो है पेंटिंग में पुरुषों ने भी जो है इसमें जो है साथ दिया है, पुरुषों ने भी जो है पेंटिंग करना शुरू किया है। पेंटिंग जो है पहले दीवारों पर और फर्श पर बनाई जाती थी, दीवार पर गोबर लीप कर इस तरह से जो है पेंटिंग को बनाया जाता था। आगे हम लोग और भी इसका प्रोसेसिंग देखेंगे, साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन आर्टिस्ट थे, किस तरह से काम हुआ, क्या क्या था, तो बाकी हम लोग वीडियो में आगे आगे देखते जाएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पेंटिंग का जो है 3 सबसे प्रमुख शहर माना जाता है, जनकपुर धाम, रांची और रसीदपुर को। ये 3 जो है मिथिला कला के परंपरा और विकास से जुड़े 3 प्रमुख जो है बड़े शहर है। इसके थीम की हम लोग बात करें तो थीम में जो है ये विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही जो इस पेंटिंग को बनाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 2500 वर्ष पहले जो है इस पेंटिंग की शुरुआत हुई, जनक ने सीता और राम के विवाह के दृश्य को बनाने के लिए कमीशन दिया था, तो ये एक धर्म के रूप में जो है उभर कर आती है। लेकिन साथ ही इसके मुख्य 3 विषय जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला तो है धर्म, दूसरा है सामाजिक दृश्य और तीसरा है प्राकृतिक तत्व। इन 3 विषयों को लेकर अभी जो है पेंटिंग बनाई जाती है। धर्म पे अगर हम लोग देखते हैं पेंटिंग, तो ज्यादातर जो आप पेंटिंग देखेंगे जिसमें हिंदू पौराणिक पात्र, पवित्र ग्रंथ के दृश्य, राधा और कृष्ण, शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं के जो है चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक दृश्य के में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा कि कुछ पेंटिंग्स में आप देखिएगा कि यहाँ पे फल हुआ या फिर फसल हुआ, बाजार के दृश्य हुए, शाही दरबार हुए, बच्चों के खेलने के लिए कुछ पेंटिंग या ऐसा, फिर ग्रामीण डेली लाइफ का पेंटिंग देखने को मिलता है, भारतीय ग्रामीण जीवन के दैनिक दृश्य देखने को मिलते हैं, विवाह का दृश्य देखने को मिलता है, बच्चे का जन्म हुआ तो उस त्योहार में भी जो है एक पेंटिंग बनाई जाती है। कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी जो है पेंटिंग देखने को मिली है, जैसे कि भ्रूण हत्या, बाल विवाह, ये सब के ऊपर भी जो है हमें मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है। और अभी रिसेंट जो है कोविड-19 गया, तो कोविड-19 को लेकर भी मधुबनी पेंटिंग में कोविड-19 पर भी जो है चित्र बनाए गए हैं। तो ये कुछ सामाजिक दृश्य हैं, सामाजिक रूप से क्या क्या घटनाएं घट रही हैं वो सब भी जो है हम लोग मधुबनी पेंटिंग में देख पाएंगे।
यहाँ तक कि प्राकृतिक तत्वों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, पक्षी, जानवर या फिर पवित्र कोई पौधा हुआ, पवित्र तुलसी हुआ, पवित्र पेड़ जैसे बरगद का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ भी कभी कभी जो है चित्रों में हमें देखने को मिलता है एज ए मोटिव, या फिर कोई भी एक पेंटिंग को जो है पूरे एक बरगद के पेड़ का मोटिव देखकर ही बनाया गया हो, इस तरह का भी पेंटिंग हमें देखने को मिलेगा मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पर मेन विषय तो ये 3 थे, साथ ही इन सारी पेंटिंग्स का जो केंद्र बिंदु था वो था प्रेम और उर्वरता। इन दोनों को ही दिखाना था बाकी सभी पेंटिंग्स में, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक दृश्य से संबंधित हो, या फिर वो प्रकृति के तत्वों से संबंधित हो। तो ये इन सभी विषयों पर जो है मेन जो फोकस था वो था धर्म और उर्वरता को दिखाना। पेंटिंग जो है विशेष रूप से घरों के दीवारों पर, कमरों पर बनाई जाती थी, जैसे कि प्रार्थना कक्ष हो गया, कुछ अनुष्ठानिक क्षेत्र हो गए, दुल्हन का कमरा हो गया, आगंतुकों के स्वागत के लिए गांव की मुख्य दीवारें हो गई, इत्यादि जगहों में जो है ये पेंटिंग जो है बनाई जाती थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेंटिंग बनाने के लिए किस किस रंगों का यूज होता था, रंग कौन से होते थे, प्राकृतिक होंगे या फिर जो है सिंथेटिक होगा, या फिर मैंने मैन मेड होगा, हैंडमेड होगा, जो भी है, ठीक है। तो रंग को बनाने के लिए मधुबनी चित्रकला में केवल प्राकृतिक रंगों का ही यूज होता था, ठीक है। ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें मधुबनी चित्र में ज्यादातर प्राकृतिक रंगों का ही यूज हुआ है। रंग जो थे वो पत्तियों, फूलों इत्यादि से जो है, या फिर मिट्टी से, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों से जो है रंगों को बनाया गया। इसमें विशेष रंग थे जैसे नीला, गुलाबी, पीला, सफेद, नारंगी इत्यादि रंग जो है इसमें बनाए गए। काले रंग, ठीक है, तो नीला रंग जो था वो अपराजिता के फूल से लोग को मिलता था। बोगनविला से गुलाबी रंग पाया गया। हल्दी से या फिर नींबू से जो है पीला रंग बनाया गया। चावल के आटे बोल सकते हैं, या फिर चूना इत्यादि से जो है, या फिर और चौक से जो है सफेद रंग को जो है बनाया जाता था। इन रंगों की मुख्य विशेषताएं होती थी, जैसे कि शांति और स्थिरता का प्रतीक होता था नीला रंग। गुलाबी रंग जो होता था वो प्रेम, करुणा, कोमलता, स्त्रीत्व और रोमांस का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग जो है खुशी, गर्मजोशी, सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रंग जो है पवित्र और शांति का प्रतीक है। यहीं पे अगर हम लोग देखें तो पलाश फूल से नारंगी रंग बनाया गया। पौधों की पत्तियों से जो है हरा रंग को बनाया गया। गाय के गोबर में कालिख मिलाकर, या फिर बोल सकते हैं लैम्प ब्लैक जो आता है होता था, या फिर लकड़ी का जो जला हुआ हिस्सा उसमें जो है गोबर मिलाकर इत्यादि से जो है काला रंग बनाया गया। लाल मिट्टी, गुलमोहर के फूल या फिर चुकंदर का रस से जो है लाल रंग जो है बनाया जाता था। इसके मुख्य जो है प्रतीक थे। नारंगी रंग जो था वो जीवंतता, ऊर्जा, उत्साह, खुशी, आशावाद का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग हम सभी जानते हैं उर्वरता का, प्रकृति का, समृद्धि का प्रतीक है। वैसे ही काला रंग जो है ताकत और लचीलेपन का। लाल रंग जो है प्रेम, जुनून, जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस यहाँ पर जो है ब्लैक कलर विशेष रूप से, मैंने ऐसे तो सारे रंग का यूज होता था, लेकिन ब्लैक कलर में हम पेंटिंग में कम ही देखने को मिलेगा। पेंटिंग में ज्यादातर ब्लैक कलर को यूज किया था सिर्फ आउटलाइन बनाने के लिए, या फिर फिगर्स का हेयर हो गया, आंख हो गया इत्यादि, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है बनाने के लिए ब्लैक रंग का यूज होता था। बाकी रंगों का यूज जो है पेंटिंग में रंग भरने के लिए किया जाता था, ठीक है। किसी भी रंग को लगाने से पहले, मैंने ये जो रंग का अप्लाई करने से पहले जो है पेपर पे या फिर बोलिए दीवार पर कहीं भी जो है गोबर से या गाय के गोबर से जो है उसको लिपा जाता था। सूखने के बाद जो है कलर अप्लाई किया जाता था। मिथिला की कला में 5 विशिष्ट शैलियां जो है देखने को मिलती हैं। जिस तरह से मुख्य विषय 3 विषय देखने को मिले, उसी तरह से 5 शैलियां भी है। पहला है भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। ये 5 शैलियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मधुबनी पेंटिंग में। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर, ये पेंटिंग में अपनी अपनी सबकी एक एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि भरनी पेंटिंग जो होती है वो पूरी भरी हुई होती है, यानी पूरी जो है, हम लोग जब भी भरनी पेंटिंग आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं भरनी पेंटिंग, तो भरनी पेंटिंग में क्या देख रहे हैं कि ये जो है पेंटिंग पूरा फील है, कहीं भी इसमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, कोई लाइन देखने को नहीं मिलता है, मिल रहा है लेकिन बहुत कम लाइन है, ठीक है। पूरा कलरफुल है, पूरा डेकोरेटिव है। अच्छा, तो ये भरी हुई शैली होती है भरनी। इसमें क्या होता है कि चमकीले रंगों का यूज होता है, बहुत जटिल जो है पैटर्न देखने को मिलता है, पौराणिक और कथाएं देखने को मिलती हैं, देवी देवताओं के चित्र देखे जा सकते हैं, जैसे कि राम, सीता, कृष्ण, शिव और भी देवी देवता जो है हिंदू के देखे जा सकते हैं। कचनी क्या होती है? कचनी का अर्थ होता है लाइन वर्क का स्टाइल, ठीक है। इसमें जो है ज्यादातर पेंटिंग जो है लीनियर देखने को मिलेगा, माने जो भी स्पेस जो यहाँ पे भरनी में हम लोग देख सकते हैं, स्पेस को जो है रंगों से भरा गया है।
पर कचनी में ठीक उसका उल्टा होगा। कचनी स्टाइल जो क्या होती है कि रंगों से न भरकर इसमें जो है लाइन, बहुत सारे मोटिव्स लाइन से जो है पेंटिंग को भरा जाता है। जो स्पेस खाली रहता है उसमें जो है बहुत सारे लाइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कचनी का जो स्टाइल का जो पेंटिंग होता है उसमें रंग अगर देखा जा सकता है तो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम रंग देखने को मिलता है, और रंग अगर होगा भी तो मोनोक्रोम में होगा, ज़्यादा कलरफुल नहीं होगा, और बहुत पैटर्न जो है, लाइन जो है बार बार करके जो है रिपीटेड लाइन आपको देखने को मिलते हैं पेंटिंग में। ठीक है, रंगों के भरने की बजाय जो है इसमें बनावट यानी वही जो मैंने आपको कहा पैटर्न देखने को मिलता है। अक्सर ज़्यादातर जो है पेंटिंग ये प्रकृति प्रेरित विषयों को जो है कचनी शैली में जो है बनाया जाता है। बात करते हैं हम तांत्रिक शैली की, तो तांत्रिक शैली में क्या होगा कि धार्मिक और आध्यात्मिक विषय जो है हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि माँ दुर्गा हो गया, काली हो गई इत्यादि। जो तंत्र विद्या से जो हो गया, मंडला हो गया, इस टाइप का जो पेंटिंग हो गया, उस टाइप का पेंटिंग जो है हम लोग तांत्रिक शैली में देख पाएंगे। ये भी कलरफुल होती है, इसमें लीनियर भी देखने को मिलता है। ठीक है, गोदना में जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं टैटू स्टाइल होता है, ये ज्यादातर जो है राउंड शेप में होता है। इसमें भी जो है पैटर्न बहुत ज्यादा जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, बहुत कम कलर का यूज होता है ज्यादातर। इसमें अगर आप ध्यान से देखें गोदना शैली को तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो है फूल का डिजाइन, पत्ते का डिजाइन देखने को मिलता है, और अगर कलर भी दिया जाता है तो वो काला और सफेद ही दिया जाता है, बहुत ही कम रंगों का यूज किया जाता है। और ये जो गोदना स्टाइल है ये विशेष रूप से आदिवासी परंपराओं और लोक कथाओं को जो है दिखाता है। ठीक है, कोहबर की बात करें तो कोहबर यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही विशेष स्थान रखता है। कोहबर शैली जो है ज्यादा जो है प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग में, क्योंकि कोहबर में जो है विवाह और प्रजनन के विषय जो है देखने को मिलते हैं। किस तरह का मेरे प्रेम और उर्वरता का प्रतीक होता है कोहबर पेंटिंग, पहली बात। तो दूसरा होता है कि विवाह के दौरान जो है इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कोई भी नए दंपति हुआ, माने दुल्हन के कमरे में दीवार पर जो है इस पेंटिंग को बनाया जाता है। विवाह का दृश्य हो गया, पकड़ लीजिए राम सीता हो गया, शिव पार्वती हो गया, इस तरह से जोड़े में जो है इस पेंटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आकृतियां कमल, बांस के पेड़, मछली, पवित्र मिलन इत्यादि जो है यहाँ पर मोटिव्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही कलरफुल होता है, ज्यादातर इसमें हम देख पाते हैं कि रेड कलर का यूज जो है ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो जो शुभता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, इस वजह से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेकिंग प्रोसेस ऑफ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किन प्रक्रियाओं से होकर मधुबनी पेंटिंग को गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से पेंटिंग को बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि किसी भी चित्र को बनाने से पहले या कोई भी आप काम करते हैं, नॉर्मली आप ये समझिए कि कोई भी आप घर पे भी अगर आप अपना कोई भी काम करते हैं, या तो पढ़ते हैं या फिर किसी भी तरह का, तो आप काम करने से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट अगर काम करने जा रहे हैं, बाहर में किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कुछ भी, तो आप क्या करते हैं कि पहले प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं जिस लिए जा रहा हूँ, जो काम करने जा रहा हूँ, काम मेरा जो है कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, कोई बाधा ना आए। ठीक है, ऐसा तो सभी में होता है। तो उसी तरह से इसमें भी एक मेन बात होती है कि जब भी महिलाएं जो है पेंटिंग बनाती थी, जब भी वो पेंटिंग बनाने के लिए रेडी होती थी कि अब बनाना है पेंटिंग, तो पेंटिंग बनाने से पहले यानी सरफेस वगैरह सब कुछ तैयार करने से पहले जो है वो प्रार्थना करती थी। ठीक है, पूजा प्रार्थना करती थी, अनुष्ठान करती थी और कृपा प्राप्त करती थी कि मैंने जिस अनुष्ठान के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, वो उद्देश्य जो है मेरा सफलतापूर्वक हो जाए। इस तरह से ये पेंटिंग की शुरुआत सबसे पहले इस तरह से ही होती है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में जो पेंटिंग का मुख्य रक्षक बोल सकते हैं, प्रतिपादक बोल सकते हैं, वो होता था मैथिल के ब्राह्मण शैली और कायस्थ शैली। ये दोनों जो थे वो मेन प्रतिपादक थे। ये जितवारपुर, राटी गांव और बेनीपट्टी में वैदेही में जो है ये रहते थे ये लोग। ठीक है, प्राचीन काल में इस कला को खास रूप से जो है शुभ अवसर पर ही विशेष रूप से बनाया जाता था। इसे जो है मिट्टी की दीवारों पर या मिट्टी की जमीन पर ही बनाया जाता था। पहले जब इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी तब ना कोई कागज था ना कुछ था, धीरे धीरे जो है हैंडमेड पेपर आया, फिर जो इंडस्ट्रियल पेपर आना शुरू हुआ, वो बात की बात है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता था। जब इस पेंटिंग को बनाया जाता था तो उस पेंटिंग को मैंने जैसे आपको कहा कि शुभ अवसर पर ही बनाया जाता था। कुछ विशेष अवसर, बच्चा जन्म हुआ तो उस टाइम बनाया, शादी हुआ तो उस टाइम बनाया, इस तरह की खुशी के अवसर पर, शुभ अवसर पर, या फिर कोई पूजा हुआ तो उस टाइम बनाए। तो इसको जिस समय, जिस स्थिति में, जिस अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था, जब वो अनुष्ठान या वो चीज खत्म हो जाता था तो उसके बाद क्या करते थे, ये अगले ही दिन जो है पेंटिंग को मिटा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ
कि पेंटिंग का मैंने जो पेंटिंग को पहले बनाए थे कभी, तो उसका कोई मैंने लेखा जोखा या बोल सकते हैं, या फिर उसका कोई हमें चित्र वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, वो तो बाद में जो ये पेंटिंग हम देख रहे हैं तो बाद की पेंटिंग्स है, लेकिन जो पहले इस तरह से बनाया जाता था दीवारों पे, उसका कोई पेंटिंग, क्योंकि उनके पास तो कोई फोटो था ना कुछ था, तो बनाते थे मिटा देते थे, बनाते थे मिटा, इस तरह से ये पेंटिंग जो है उनकी चलती रहती थी। तो पेंटिंग बनाने से पहले प्रोसेस क्या होता था कि वो कैनवास तैयार करते थे। ये कैनवास का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका वो 5x5 का फ्रेम या 3 फुट 4 फुट का फ्रेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कपड़े लगाए और कैनवास रेडी। ये कैनवास होता था आपका मिट्टी की दीवार पर गाय के गोबर और मिट्टी से लेप किया जाता था। ठीक है, घर की दीवारों पर इसमें गाय का गोबर इसलिए लगाते थे क्योंकि कीड़े जो है मैंने कीड़ों से जो है छुटकारा मिले, क्योंकि अगर रंग वंग लगाया जाए तो कीड़ा उसमें ना लगे, इसलिए जो है उसको गाय का गोबर से पहले लेप दिया जाता था दीवार को। उसके बाद जो है बांस की छड़ी और पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का यूज किया था। रंग तो पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या रंग यूज होते थे। ठीक है, कलाकार जो है नीम के पेड़ की टहनी से ब्रश का यूज करते थे और हल्के से गहरे रंग से परतों को लगाते थे। रंग जैसा करते हैं कि अभी जो सिंथेटिक ब्रश या बहुत सारे ब्रश हम लोग हेयर का ब्रश यूज करते हैं, तो ये लोग कैसा ब्रश यूज करते थे, ये लोग नीम के पेड़ की टहनी का ब्रश यूज करते थे, बांस की कतरन यूज करते थे, लता या छड़ियां यूज करते थे ब्रश के लिए। तो ये उनका ब्रश हुआ करता था। पेंटिंग में रंग लगाने के लिए जैसे ऑयल में क्या होता है, डार्क टू लाइट जाता है, ये क्या होता था, लाइट टू डार्क होता था, हल्के रंग से गहरे रंग की तरफ जो है रंगों का परत होता था। यानी अगर सफेद रंग अगर सबसे पहले देना है तो सबसे सफेद रंग जहां जहां देना होगा वो दे दिया जाएगा। उसके बाद उससे लाइट कलर क्या होगा, येलो कलर जहां होगा दे देना होगा, ऑरेंज कलर जहां होगा दे देना होगा, फिर रेड, फिर ब्लू, इस तरह से जो है रंगों का परत दर परत जो है लाइट टू डार्क जो है इनका कलर ये अपना चपाते थे। पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ये लाइन करते थे इसमें कोई लेआउट नहीं होता था। मतलब ये नहीं कि पहले चौक से हम ड्राइंग कर लिए कि ऐसा ऐसा बनाना है, यहाँ फूल होगा, यहाँ पत्ती होगा, यहाँ पे राम होंगे, इस तरफ सीता होंगी, ऐसा फेस होगा, ऐसा ये, ऐसा कुछ इन लोगों का प्लान नहीं था। इन लोगों का जो भी प्लान था वो डायरेक्ट दिमाग में था और वो डायरेक्ट जो है ब्रश से बनाना शुरू कर देते थे। इसे मिटाने की कोई स्थिति नहीं थी कि मैंने इसको फिर गलत हो गया तो इसको मिटा दिया जाए, इस तरह का कुछ नहीं होता था। इसलिए जो थोड़ी ये पेंटिंग जो होती थी उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इस वजह से जो है वो प्रार्थना वगैरह करके भाई ठीक ठाक हो जाए मेरा काम, तो इस वजह से वो प्रार्थना करने के बाद ही पेंटिंग को शुरू करते थे। तो हुआ ये, गाय का गोबर से जो है ये क्या करते थे कि गाय के गोबर और उसमें काली मिलाकर आउटलाइन करते थे। आउटलाइन करने के लिए जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी दीवार पर मिट्टी और गोबर से परत दे दिया, वो सूख गया, उसके बाद हम कलर कर दिए, वो सूख गया, सूखने के बाद जब सब कंप्लीटली सूख जाता था, उसके बाद जो है ब्लैक यानी काली और गाय के गोबर को मिलाकर ब्लैक रंग तैयार करके आउटलाइन दिया जाता था। या फिर जहां जहां ब्लैक रंग होगा, आंख में होगा, बालों में होगा, बाकी जो आउटलाइंस होंगे वो सब बाकी के बाद काम में एकदम लास्ट में किया जाता था। ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक रंग जो थे वो रंग द्रव्य क्या क्या थे। लाल रंग के लिए जो है पीसी हुई सरसों के बीज के साथ मिलाकर सिंदूर को मिलाकर जो है लाल रंग बनाते थे। हरा और काले रंग में कालीख में मिलाया गया गोबर। सफेद के लिए जो मैंने आपको कहा कि चावल का पेस्ट। नींबू के पीले रंग में जो है पेवड़ी गोंद या फिर बकरी के दूध पेंट को बांधने के लिए, यानी ये जो है बाइंडर के हिसाब के रूप में जो है अगर लाल रंग बनाते थे तो लाल रंग में सिंदूर के साथ बाइंडर देते थे, सरसों का तेल सरसों के बीज के साथ मिलाया जाता था। ठीक है, और अगर काला रंग बनाते थे तो वो ब्लैक काली जो होता था उसके साथ जो है वो गोबर मिलाते थे, ये उसका बाइंडर होता था। सफेद के लिए डायरेक्ट चावल का आटा का पेस्ट यूज करते थे और नींबू के पीले रंग के लिए पेवड़ी गोंद अरबी या बकरी के दूध को बाइंडर के रूप में मिलाकर ये जो है कलर को लगाते थे। इस तरह से जो है ये इनका बाइंडर ये सब था, यानी सरसों का बीज था, गाय का गोबर था, पेवड़ी गोंद था इत्यादि। अब ये जानने की जरूरत है कि ये जो बकरी का दूध या गोंद अरबी, ये दो विशेष चीजों में बनाया जाता है। जैसे कि कागज पर अगर कोई पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं तो इसमें जो है अरबी गोंद का यूज करते थे, लेकिन अगर आप दीवार में मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो है बकरी के दूध का बाइंडर यूज करते थे। तो ये दो बाइंडर जो है विशेष रूप से ये यूज करते थे। तो ये थी सारी बातें। अब हम एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या और भी कुछ बहुत मैंने इस पेंटिंग को जो है बाद में तो बहुत सारा
बहुत ख्याति प्राप्त हुई, बहुत आगे बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अब मधुबनी पेंटिंग को जो है जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1940 के दशक में कलकत्ता से जो है रासायनिक पिगमेंट भी उपलब्ध होने लग गया लास्ट में। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि पिगमेंट को बनाया गया, अपने हाथों से बनाया गया, हैंडमेड पेपर में भी यूज किया गया, लेकिन बाद में क्या वो 1940 के दशक में जो है पाउडर आने लग गया, डायरेक्ट केमिकल पाउडर कलर का। उसके बाद जो है 14th सेंचुरी में मशीन मेड कागज भी आ गया। तो ये जो है रेडीमेड कलर इनको मिल गया, रेडीमेड कागज मिल गया, दीवार में ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं था, इतना लेप लगाने की ज़रूरत नहीं था, सब कुछ बना बनाया मिल रहा था, बस बनाना है और बिक्री करना है। फिर ये धीरे धीरे जो है बाजार पेंटिंग के रूप में भी उभरने लगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रिटिश कलेक्टर जो है WG आर्चर ने जो है 1940 में मिथिला कला नाम दिया इसको। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़े थे ना कि इसको जो है मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, तो ये मिथिला कला नाम जो है WG आर्चर ने 1940 में मधुबनी पेंटिंग को मिथिला कला के रूप में नाम दिया। और 1960 के दशक में मधुबनी चित्रकारों ने जो है गरीब मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत जुटाए। इन्होंने क्या किया कि कैनवास और कागज पर पेंटिंग करना शुरू किया, उसको बिक्री करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक पेंटिंग थी, तो बहुत ही बिक्री हुई और बहुत लोग जो है अपने घर में इसको रखे सजावट के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसने जो है 1962 में व्यावसायिक रूप ले लिया, क्योंकि ये जो WG आर्चर और भी जो विदेशी लोग जो है भारत आए, देखे पेंटिंग को, देखे महिलाएं बना रही हैं, बहुत सुंदर है, कलर इतना ही है, तो उन्होंने जो है उनको कहा कि भाई तुम कागज में बनाओ, इसको बनाकर मेरे को दो और मैं अपने विदेश लेकर जाऊंगा, वहां पे उसको दिखाऊंगा और बिक्री करूंगा। तो इस तरह से उन लोग भी अपना काम किए। तो जब वो विदेश गया, ये पेंटिंग विदेशियों के हाथे जब वो विदेश गया, तो वहां भी इसकी चर्चा होने लगी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया पेंटिंग है, इस टाइप का। तो उसके बाद जो है ये व्यावसायिक रूप ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया, वहां पे एग्जीबिशंस होने लग गए और अभी मधुबनी पेंटिंग को जो है हेरिटेज के रूप में भी जाना जाता है और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय पूरा जो है सम्मान मिला हुआ है। तो सन 2012 में हम लोग देखते हैं कि भारत में संरक्षित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका भी जो इस पेंटिंग ने निभाई थी। क्या किया था कि बिहार राज्य में लगातार जो है उस टाइम पे 2012 के टाइम पे जो है वन जो है बहुत कट रहे थे, तो वहाँ के नेता जो थे या फिर म्यूनसिपलिटी जो भी है, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई पेड़ को बचाना होगा काटने से। तो उसके लिए क्या किया कि इन्होंने पेंटर्स को, यानी जो मधुबनी पेंटिंग बनाते थे, उनको जो है कमीशन दिया, उनको कहा कि भाई तुम ये पेंटिंग वगैरह बनाओ पेड़ पौधों पे। और तो इन्होंने क्या किया, पेंटिंग बनाना शुरू किया, राम सीता लक्ष्मण और दुर्गा माँ, सब कुछ, राम राधा कृष्ण, महाभारत के दृश्य, रामायण के दृश्य बनाना इन्होंने पेड़ों की टहनियों में शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पेड़ कटना जो है बंद हो गया। और मैंने उन्होंने क्या किया कि चूने, गोंद और सिंथेटिक तामचीनी का मिश्रण मिलाकर जो है बाकी पेंटिंग्स को बनाया था। तो इस तरह से 2012 में मधुबनी पेंटिंग ने जो है बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था। मधुबनी कलाकारों को कई संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए भी दिया गया था, जैसे मैंने आपको कहा कि विदेश में प्रदर्शनी भी हुई। ठीक है, यूनेस्को क्रिसमस कार्ड संग्रह या फिर सैन फ्रांसिस्को के एशियाई कला संग्रह में जो है इनकी प्रदर्शनी की गई, जिसका 2018 में जो एग्जीबिशन हुआ था, वो उस पेंटिंग एग्जीबिशन का नाम पेंटिंग इज माई एवरीथिंग, आर्ट फ्रॉम इंडियाज मिथिला रीजन। तो ये पेंटिंग जो है उन्होंने इस पेंटिंग के थीम पर जो है उन्होंने एग्जीबिशन किया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2000 के समय जो है बहुत सारे भारतीय डाक टिकट भी जो है बनाए गए, जैसे गोपियों के साथ कृष्ण, फिर भारत के डाक टिकट में मधुबनी पेंटिंग, फिर भारत के डाक टिकट में बैल और सुग्रीव का भी जो है चित्र इस तरह से देखने को मिलता है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोकप्रियता मिली, खासकर कि जापान, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में। जापान में तो इसके लिए एक संग्रहालय भी खोला गया है। ठीक है, टोकामाची में, जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना हुई। प्रसिद्ध मधुबनी कला प्रेमी जो थे होशेगावा, जापानी थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से पेंटिंग्स लेके गए। मधुबनी विषयों और शैलियों की लगभग वहाँ पे 1000 पेंटिंग जो है रखी हुई, विभिन्न विषयों और शैलियों की। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे जो है एक जो है संग्रहालय भी खोला गया, म्यूजियम भी खोला गया है टोकामाची में, जापान में सॉरी। ठीक है, ये कुछ पेंटिंग्स है। और अभी हम लोग देख पाते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो इतनी विख्यात है, इसको और भी लोकप्रियता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि स्टेशनों में, हाँ, दीवारों पर, हर जगह जो है मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए जो है कमीशन दिया। लोगों ने, चित्रकारों ने मधुबनी पेंटिंग को बनाया और ट्रेन में भी यहाँ तक कि मधुबनी पेंटिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इस पेंटिंग की लोकप्रियता जो है बहुत बढ़ी।
बात करते हैं हम यहाँ मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों की। कुछ मुख्य कलाकार जो हुए मधुबनी पेंटिंग के, जिन्होंने इतनी एक तो खुद भी मैंने पेंटिंग को भी आगे बढ़ाया और खुद की ख्याति भी इन्होंने जो है, इनका नाम भी बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जैसे कि पहली होती है यहाँ पर सीता देवी, जिन्हें जो है 1969 में मधुबनी कला के लिए बिहार राज्य सरकार से पुरस्कार मिला। फिर 1976 में यानी 1976 में जो है उनको भारत के राष्ट्रपति फारूकुद्दीन अली अहमद से मास्टर शिल्पकार पुरस्कार मिला। 1981 1981 में जो है पद्मश्री मिला भारत सरकार द्वारा। 1984 में बिहार रत्न सम्मान जो है सीता देवी को दिया गया। गोदावरी दत्ता थी, गोदावरी दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1980 में, शिल्प गुरु 2006, पद्मश्री पुरस्कार 2019। महासुंदरी देवी 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। जगदम्बा देवी 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 1975 में पद्मश्री मिला। ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मिथिला कलाकार थी। ये एक चीज जानने का अब जरूरत है कि अगर पूछता है एग्जाम में कि पूछ ही सकता है, क्योंकि अभी जो पेपर्स में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बहुत ही यूनिक टाइप के जो है क्वेश्चन इन लोगों ने निकाल के जो है स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, तो ऐसा पूछ ही सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली मिथिला चित्रकार कौन थी, तो वो थी जगदम्बा देवी। ठीक है, दुलारी देवी आती हैं। ललित कला अकादमी दिल्ली के तरफ से जो है इनको 1999 में सम्मान मिला। 1912-13 में बिहार सरकार की तरफ से कला पुरस्कार और उद्योग विकास में जो है इनका राज्य 1920 में पद्मश्री मिला। गंगा देवी जो थी 1980 के दशक में गंगा देवी ने दिल्ली के शिल्प संग्रहालय में प्रसिद्ध भित्ति चित्र कोहबर घर या दुल्हन विवाह के कक्ष बनाए थे। भित्ति चित्र को 3 से 4 महीने की अवधि लगी थी इसको बनाने में, लेकिन जब ये संग्रहालय वापस से जब इसको नया बनाना शुरू हुआ, मैंने 2015 में इसको दोबारा से जो है इसका नवीनीकरण रेनोवेशन चल रहा था, उस टाइम पे जो है ये पूरी जो है भित्ति चित्र जो है ध्वस्त हो गई, इसको तोड़ दिया गया। तो ये थोड़ा सा दुख का बात है, क्योंकि गंगा देवी की इतनी महान चित्रकार रही हैं। उसके बाद कर्पूरी देवी जो सूचनी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ 1986 में। कर्पूरी देवी एक ऐसी कलाकार थी जो मिथिला चित्रकला के साथ साथ ये जो थे सूचनी कला के लिए भी बहुत विख्यात रही हैं। ठीक है, सूचनी कला भी जो है बिहार की एक लोक कला के रूप में जानी जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सूचनी कला के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को जानना होगा सूचनी कला के बारे में। तो सूचनी कला के लिए इनको मिला 1986 में, बिहार राज्य कला पुरस्कार 1980 में, सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार पुरस्कार 1983 में। ये एक ऐसी कलाकार रही जिन्होंने अपने कला के दौरान मैंने कला जीवन में जब इन्होंने कला काम करना शुरू किया उस दौरान जो है ये 9 बार जापान जा चुकी है। मैंने इनका ख्याति इतना है। तो मधुबनी कला में उनका काम जो है हम लोग देख पाएंगे कचनी यानी रेखा चित्रण और भरनी रंग शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी 5 जो हम लोगों ने देखा, हाँ, तो उन 5 में से जो है ये लोग क्या किए, धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट करने लगे, कचनी भरनी तांत्रिक कोहबर इस मिला जुला के एक तो पेंटिंग बनाया जाए, तो इस तरह का। तो इनका जो है कचनी और भरनी का मिश्रण जो है इनकी पेंटिंग में देखने को मिलता है। बउआ देवी जो है इनको 2017 में पद्मश्री मिला, 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तीरा देवी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित हुई। आशा झा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2014 में एक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारती दयाल जो थे ये भारतीय ललित कला शिल्प सोसाइटी से मिलेनियम पुरस्कार मिला इनको। राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार मिला 2006 में, हस्तशिल्प में उत्कृष्टता के लिए भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अभी तक जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, महिला कलाकार इतनी सारी देखें, सब महिला कलाकार। यहाँ पे हम 2 पुरुष कलाकार आपको दिखाएंगे, जैसे कि श्री चंद्र भूषण लाल दास 2003 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बाद में जो मैंने कहा ना पुरुष भी जो है मधुबनी चित्रकला बनाने लग गए थे। दूसरे थे श्री देवेंद्र कुमार झा 2013 में जो है इनको संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अंबिका देवी 2009 में इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। 2018 में भारतीय शिल्प परिषद ने उन्हें शिल्प कौशल के उत्कृष्टता के लिए कमला पुरस्कार सम्मानित किया। 2021 में उनको जो तेलंगाना के शिल्प परिषद द्वारा हस्तशिल्प में उत्कृष्टता के लिए सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया। मनीषा झा को 2013 में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा और भी जो है नए नए कलाकार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुष्पा कुमारी, महालक्ष्मी, मालविकराज। इसके अलावा जो है निमिषा कुमारी, अपराजिता बरई, विदुषिनी प्रसाद, गौरी अग्रवाल, छाया रचवाल इत्यादि बहुत सारे और भी कलाकार हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने
मधुबनी पेंटिंग में अपना योगदान दिया है, मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाया है और अभी भी जो ये पेंटिंग आगे बढ़ रही है और हमारे भारत की बहुत ही शानदार पेंटिंग है, बहुत ही डेकोरेटिव है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो तक पूरा अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इसमें से किसी आर्टिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ाऊँ मधुबनी चित्रकला में या फिर बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप सूचनी कला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा था, आप लोग को अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो, कुछ यहाँ से जान पाए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। थैंक यू।